आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ जी.के. चेस्टरटन की एक बहुत ही फेमस कहानी द हैमर ऑफ गॉड। कहते हैं ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ऐसा ही हुआ जब एक बदनाम शख्स जिसका नाम कॉलोनल नॉर्मन था, उसकी एक दिन हत्या हो गई। हत्या एक छोटे से हथौड़े से हुई और चर्च के ठीक सामने। सबको लगा ईश्वर ने इस दुष्ट को मार के न्याय कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस हथौड़ी से हत्या हुई थी वह हथौड़ी बेहद छोटी थी, लेकिन जिस तरह से क्षति उसने पहुंचाई थी वो अकल्पनीय थी। कॉलोनल का सर टुकड़े टुकड़े हो गया था, उसकी हड्डियां उसके सर के अंदर घुस गई थीं। कहानी की शुरुआत होती है हत्या के एक दिन पहले शाम से। ये दो भाई हैं। एक भाई का नाम है कॉलोनल नॉर्मन बोहम और दूसरा भाई है रेवरेंड फादर विल्फ्रेड बोहम। कहने को ये सगे भाई हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ रेवरेंड फादर विल्फ्रेड नाम माने जाते हैं अपनी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था के लिए, वहीं कॉलोनल नॉर्मन माना जाता है कि वो उस गांव की हर दूसरी स्त्री पे खराब नज़र रखता था, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। गांव के सब लोग उससे अब परेशान हो गए थे और इस समय वो एक ब्लैक स्मिथ की वाइफ को परेशान कर रहा था। दरअसल वह ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम मिस्टर बार्न्स है, वो पास के एक गांव में काम करने जाता था। उसकी ब्लैक स्मिथ की शॉप वहीं चर्च के सामने थी। जैसे ही मिस्टर बार्न्स बाहर जाते, ये उसकी पत्नी मिसेस बार्न्स से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता। मिसेस बार्न्स उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन कॉलोनल नॉर्मन जो चाहता वो करके रहता, कोई उसे ना नहीं कह सकता था। क्योंकि कॉलोनल नॉर्मन एक बहुत ही रसूखदार ख़ानदान से बिलोंग करता था। वह एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जो इनका ख़ानदान था वो बहुत अच्छे कामों के लिए नहीं जाना जाता। बोहम ख़ानदान जाना जाता था अपनी दबंग हरकतों की वजह से। लोगों को डराने, धमकाने और गांव की हर औरत के संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए ये परिवार बदनाम था। लेकिन अब फादर रेवरेंड विल्फ्रेड एक अच्छी राह पे निकल गए थे और वो चाहते थे कि उनका भाई कॉलोनल भी इसी राह पे चले। उस शाम को जब ये दोनों भाई मदिरालय के बाहर मिलते हैं तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क कोई भी देख सकता था। एक तरफ फादर जो विल्फ्रेड थे वो एकदम सादे से कपड़े में, हाथ में माला लिए लगातार ईश्वर का नाम ले रहे हैं। वहीं उनका भाई कॉलोनल शराब में धुत इवनिंग गाउन पहने वहीं बैठा है। वह कह रहा है कि भाई तुम्हारा दिन तो अब ख़त्म हुआ, अब मेरा दिन तो अब शुरू हुआ है। ना जाने मैं अगली सुबह जब उठूँगा तो कहाँ पे हूँगा। हो सकता है उस ब्लैक स्मिथ की वाइफ के घर पे मैं मिलूँ। ये बात सुन के फादर को बहुत ही दुख होता है। वह कहते हैं कि अभी भी तुम इन गलत हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो ईश्वर तुमको सज़ा देगा। ये बात सुन के कॉलोनल हंसने लगता है। कहता है तुम्हारा ईश्वर मुझे सजा देगा, और फिर थोड़ी देर तक ठहाका मारता रहता है। कॉलोनल का यही काम था, सबको परेशान करना। उस परेशान करने की फहरिस्त में एक लड़का और था जिसे लोग मैड जो कह के बुलाते थे। उस लड़के का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वह उस ब्लैक स्मिथ का भतीजा था। जब भी कॉलोनल को कहीं मैड जो दिख जाता तो वह उसके ऊपर सिक्के फेंकने लगता और कहता, जितने सिक्के तुम अपने मुंह से पकड़ लोगे वो सब तुम्हारे। मैड जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था कॉलोनल की इन हरकतों के कारण। अपने भाई से दुखी होके फादर रेवरेंड वापस चर्च में जाते हैं और पूजा अर्चना करने लगते हैं। इन दोनों भाइयों को ब्लैक स्मिथ जो था मिस्टर बार्न्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसका तो ये भी कहना था कि फादर रेवरेंड के अंदर भी उनके ख़ानदान का शैतानी खून बहता है। वह कहता कि इनका काम भक्ति में कम लगता था और अपने को बढ़ा चढ़ा के बताने में ज़्यादा। वो कभी भी चर्च में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के आगे प्रार्थना नहीं करते थे। इसके विपरीत वो ऊंचे टीले पर चढ़ जाते, क्योंकि यह चर्च काफ़ी ऊंचा था, और सबसे ऊपर जाकर तब वो प्रार्थना करते। उनको अपने आप को बड़ा दिखाना, महान दिखाना बहुत पसंद था। वहाँ से जब छोटे छोटे इंसान नीचे चलते फिरते दिखते थे फादर रेवरेंड को, तो शायद उनको ऐसा महसूस होता था कि ये कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं और मैं इनसे बहुत ऊपर हूँ। इसी कारण वह अक्सर चर्च की ऊंची चोटी पर चढ़ के प्रार्थना करते, और जब उस दिन वो अपने भाई से परेशान थे तब वहीं जाकर वो पूजा अर्चना करने लगे थे।
अगले दिन 8 बजे जब फिर से चर्च वापस आते हैं फादर रेवरेंट, तो वो देखते हैं कि जो मैट जो है, जिसको एक शाम पहले उनका भाई बहुत तंग कर रहा था, वो भी चर्च आया है। हालांकि मैट जो को पहली बार ही उन्होंने चर्च में देखा था, लेकिन वो आकर और मैरी की प्रतिमा के नीचे हाथ जोड़ के ना जाने किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा था। फादर रेवरेंड चौंक जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या काम कर दिया कि यह माफ़ी मांग रहा है। तभी गांव का कॉबलर वहां भागे भागे आता है। अब उसको भी वहां देख के फादर चौंक जाते हैं, क्योंकि कॉबलर एक नास्तिक आदमी था, वह कभी चर्च नहीं आता था। वह फादर से कहता है, फादर जल्दी बाहर आइए, देखिए क्या घटना घट गई है बाहर। फादर कॉबलर के पीछे पीछे बाहर जाते हैं, और जब वह बाहर जाते हैं तो जो घटना घटी थी वो देख के उनकी चीख निकल जाती है। चर्च के गेट के ठीक सामने उनके बड़े भाई कॉलोनल मरे पड़े थे। उनका सर 4 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, और वहीं पे खड़े इंस्पेक्टर, डॉक्टर और हमारे जो स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, डिटेक्टिव हैं फादर ब्राउन, वो खड़े थे और आश्चर्य से उनकी लाश को देख रहे थे। वहीं बगल में छोटी सी एक हथौड़ी पड़ी थी। सबके कौतूहल का यही कारण था कि अगर इस हथौड़ी से ही हत्या हुई है तो फिर ये कैसे संभव था कि इतनी छोटी हथौड़ी से कोई इतने लंबे चौड़े इंसान के सर के 4 टुकड़े कर दे। अब बात होती है कि आखिर ये काम किया किसने। सबसे पहले शक जाता है ब्लैक स्मिथ के ऊपर, क्योंकि ब्लैक स्मिथ को इसने कॉलोनल ने बहुत परेशान कर रखा था। वह उसकी पत्नी को रोज़ तंग करता। लेकिन दूसरी बात ये थी कि ब्लैक स्मिथ तो काम से पास के गांव में गया हुआ था, और दूर से वो वापस आता भी दिखाई दिया। अगर वो दूसरी जगह काम करने गया था तो फिर वो आकर कैसे हत्या कर सकता था कॉलोनल की। फिर शक जाता है कि शायद ब्लैक स्मिथ की पत्नी मिसेस बार्न्स ने हत्या कर दी थी कॉलोनल की, क्योंकि कॉलोनल उसे लगातार तंग कर रहा था। लेकिन फादर ब्राउन कहते हैं कि मिसेस बार्न्स का कद काफ़ी छोटा है, इतने लंबे चौड़े इंसान को ऊपर से उछल के मारना उनके बस की बात नहीं, और इसके लिए बहुत शक्ति भी चाहिए। तभी अचानक से फादर विल्फ्रेड जो वहाँ खड़े थे वो कहते हैं कि अरे, कल मैट जो को तो मेरा भाई बहुत तंग कर रहा था, और मैट जो तो बहुत लंबा चौड़ा है, और अगर उसे गुस्सा आता है तो उसकी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि उसके पास कितनी शक्ति है। सबका ध्यान अब मैट जो की तरफ जाता है, जो अभी चर्च से प्रार्थना करके बाहर निकल रहा था। शायद वो अपने किसी पाप कर्म की माफ़ी मांग के ही बाहर आ रहा था। सब देखते हैं कि मैट जो का कद तो ऊंचा है, और शायद उसे बहुत गुस्सा आया हो और उसने गुस्से में आकर कॉलोनल की हत्या कर दी हो। लेकिन फादर ब्राउन अभी भी ये पूछ रहे थे कि ये कैसे संभव है कि इतने लंबे आदमी को अगर कोई मारेगा और इतनी छोटी हथौड़ी से, तो उसकी हत्या कैसे होगी। इंस्पेक्टर कहता है कि इतनी छोटी हथौड़ी चुनना तो किसी पागल का ही काम होगा। इंस्पेक्टर के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले कि इतनी छोटी हथौड़ी चुनना तो किसी पागल का ही काम होगा, फादर विल्फ्रेड ने उनकी बात पकड़ ली। कह रहे, इंस्पेक्टर आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इतनी छोटी हथौड़ी का चयन करना तो कोई पागल ही का काम होगा, क्योंकि जहाँ पे यह हथौड़ी टंगी हुई थी ब्लैक स्मिथी के बाहर, वहाँ तो उससे बड़े बड़े बहुत से हथौड़े टंगे थे। तो एक पागल आदमी ही इतनी छोटी हथौड़ी से हत्या करने की सोच सकता है। अब ये बात पक्की होने लगती है कि मैट जो ने ही कत्ल किया है, और उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फादर ब्राउन अचानक से फादर विल्फ्रेड से कहते हैं कि मुझे बहुत घुटन हो रही है यहाँ पे, क्या आप मुझे अपना आलीशान चर्च दिखाना चाहेंगे। बहुत खुश हो जाते हैं फादर विल्फ्रेड, कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। फादर विल्फ्रेड को हमेशा से ही चर्च दिखाना बहुत पसंद था। वहाँ का जो गॉथिक आर्किटेक्चर था उसका बहुत घमंड था एक तरह से उनको, कि वो इतने सुंदर चर्च में फादर हैं। वो अंदर जाते हैं और तरह तरह से उन्हें बताने लगते हैं कि देखिए यहाँ शीशा कितना सुंदर लगा है, यहाँ की नक्काशी देखने वाली है। तभी फादर ब्राउन कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इस चर्च में ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे हवा चाहिए, इस समय मेरा दम घुट रहा है। तो फादर विल्फ्रेड कहते हैं कि हाँ हाँ चलिए, ऊपर बहुत अच्छी हवा चलती है, संभाल कर आइएगा, क्योंकि ऊपर हवा इतनी तेज़ है, अगर पैर फिसला तो कोई भी आदमी ऊपर से नीचे गिर जाएगा। फादर ब्राउन ऊपर जाने लगते हैं। तभी उन्हें ऐसा एहसास होता है कि सीढ़ी पर कोई और भी है। वह वो डॉक्टर थे जो नीचे मिले थे फादर ब्राउन को।
अब फादर विल्फ्रेड ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं और फादर ब्राउन रुक के डॉक्टर से बात करने लगते हैं। वह डॉक्टर से कहते हैं कि आपने ग्रेविटेशन के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा। डॉक्टर कहते हैं हाँ। कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा कब होती है? डॉक्टर कहते हैं जितनी ऊंचाई होगी उतना ही तेज़ पुल होगा और जितना भार होगा उतना ही पुल ज़्यादा हो जाएगा। फादर ब्राउन कहते हैं कि बस मुझे यही चीज़ पूछनी थी। कह के वह धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर रास्ता काफ़ी संकरा था और हवा बहुत तेज़। वहाँ पर भी बहुत सुंदर नक्काशी की थी। फादर विल्फ्रेड कहते हैं कि जब भी मैं घबराता हूँ मैं यहीं आकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। फादर ब्राउन कहते हैं कि हाँ, यहाँ आके प्रार्थना करने का एक और कारण है, क्योंकि यहाँ से आपको मनुष्य छोटे छोटे कीड़े जैसे लगते होंगे। जैसे छोटे छोटे कीड़े रंग रहे हैं और उन्हें कभी भी कुचला जा सकता है। फादर विल्फ्रेड कहते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, कि आप कोई शैतान हैं? फादर ब्राउन कहते हैं कि उस दिन जब आपका भाई यहाँ नीचे टहल रहा था, उसने हरे रंग की टोपी पहनी हुई थी, तो ऊपर से देखने में वह बिल्कुल बीटल कीड़ा लग रहा होगा। ये बात सुन के फादर विल्फ्रेड कहते हैं कि ये सब आपको कैसे पता? आपके अंदर क्या शैतानी ताकत है? बोले नहीं, इसे कॉमन सेंस कहते हैं, और इतने ऊंचे से अगर कोई गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। क्यों है ना फादर विल्फ्रेड? क्या आपको लगता है कि एक मासूम जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में सज़ा काटेगा तो आप चैन की सांस ले पाएंगे? आप जो हमेशा अपने आप को इतना महान दिखाना चाहते हैं, दूसरे प्राणियों को तुच्छ और नीचा समझते हैं, और जब आपके भाई के कारण आपकी बदनामी होती होगी तो आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना फादर विल्फ्रेड? फादर विल्फ्रेड की आंखें झुक जाती हैं। वह कहते हैं बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, खास करके जब ब्लैक स्मिथी उन्हें गंदे गंदे नाम से पुकारता था और अपनी पत्नी को मारता था और चिल्लाता था, और उसकी पत्नी ये कहती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। तब सच में मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। कह रहे उस शाम जब आप अपने भाई से यहाँ मिले थे तब आपने उसे समझाने का प्रयास किया होगा, लेकिन वो ठहाका मार के हंसने लगा होगा। अब फादर विल्फ्रेड चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर ज़रूर कोई दैवीय शक्ति है फादर ब्राउन, जो तुम हर चीज़ इतने साफ साफ देख सकते हो। फादर ब्राउन कहते हैं कि क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे आज के बाद, जब वो बेचारा मैट जो गिरफ्तार होके एक ऐसे जुर्म की सज़ा काटेगा जो उसने किया ही नहीं था। फादर विल्फ्रेड की आंखें झुक जाती हैं। वह कहते हैं कि उस दिन जब तुम्हारे भाई ने वो शर्मनाक हरकत की ब्लैक स्मिथी की वाइफ के साथ, और उसके बाद वो और बेशर्म होके बेचारे मैट जो के ऊपर सिक्के फेंकने लगा, तब तुम अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुमने आके बहुत प्रार्थना अर्चना की। तुम छत पर भी उस दिन प्रार्थना करने आए, और आते समय तुम ब्लैक स्मिथी से वो छोटा सा हथौड़ा लेकर आए। तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम अपने भाई का कत्ल करोगे, लेकिन जब वो तुमने ऊपर से देखा कि कैसे वो मैट जो के ऊपर सिक्के फेंक रहा है, तो तुमसे रहा नहीं गया, और जैसे ही सड़क पे सन्नाटा हुआ तुमने बहुत तेज़ी से वह हथौड़ा नीचे फेंका। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ा, और जब वह लोहे का हथौड़ा तुम्हारे भाई के सर पे पड़ा तो उसका प्रहार 10 गुना बढ़ गया। अगर कोई नीचे से प्रहार करता, तुम्हारे भाई के सर के टुकड़े हो गए और वो वहीं मर गया। तुम्हारे मन को शांति पड़ गई और तुमने सोचा कि मैट जो को आराम से इस केस में तुम फंसा दोगे। फादर विल्फ्रेड इधर उधर देखने लगते हैं। फादर ब्राउन कहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर से कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। ये तुम्हारी अंतरात्मा है जो अपना जुर्म कबूलेगी, अगर तुम कबूल करना चाहोगे तो। कह के फादर ब्राउन उन संकरी सीढ़ियों से नीचे उतर आते हैं, और उधर पुलिस मैट जो को गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा रही थी। तभी फादर विल्फ्रेड पीछे से आते हैं और कहते हैं इसे छोड़ दो, मैं असली गुनहगार हूँ। मैंने ही अपने बड़े भाई का कत्ल किया है, और इस बेचारे मैट जो को फंसाने का प्रयास मैं ही कर रहा था। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिससे रात में मैं चैन की नींद सो सकूं। पुलिस अब फादर को गिरफ्तार कर लेती है और गाड़ी में बैठा के ले जाती है। पीछे से फादर ब्राउन मुस्कुरा के ये सब कुछ देख रहे थे। सच में ईश्वरीय न्याय हुआ था, लेकिन न्याय करने के लिए शायद ईश्वर ने फादर विल्फ्रेड को ही चुन लिया था। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।